गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, अपने जो पिछला वीडियो था वो अपने राज्य प्रशासन से संबंधित था और उसमें अपने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में अपने चर्चा कर लिए। अगर उसके बारे में आपको देखना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो। आज अपने जो नया वीडियो लेकर आए हैं वो है अपने स्थानीय स्वशासन से संबंधित। देखो, स्थानीय स्वशासन का मतलब हो गया कि स्थान विशेष के लोगों द्वारा किया जाने वाले शासन वो कैसा होता है, स्थानीय स्वशासन होता है। देखो, इसके ऊपर अपने बात करते हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो देखो, अपने स्थानीय स्वशासन जो है इसे अपने भारत में अगर बात करें तो स्थानीय स्वशासन को अपने लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने पहले पंक्ति ये लिखी है कि स्थानीय स्वशासन को निम्न में से कहा जाता है। 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन था लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी। तो लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी जो है वो किसको कहते हैं, स्थानीय स्वशासन को कहते हैं। और स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो अपने भारत में किसको माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन जो ब्रिटिश भारतीय गवर्नर जनरल थे, वो ये 1880 से लेके 1884 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे और 1882 ईस्वी में इन्होंने स्थानीय स्वशासन की नींव डाली थी। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि स्थानीय स्वशासन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें तो उल्लेख जो है अपने मौर्य काल की एक रचना है। मौर्य काल की एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। और यह पुस्तक किसने लिखी थी, मैक्सनीज ने लिखी थी, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इस मैक्सनीज ने यह पुस्तक लिखी थी, इंडिका यूनानी भाषा की पुस्तक है। इस पुस्तक में सर्वप्रथम हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। कहने का मतलब है कि मौर्य काल से यह प्रक्रिया जो है वो चली आ रही है। अब देखो, अपने जो स्थानीय स्वशासन है, इस स्थानीय स्वशासन को अपने 2 भागों में बांटा गया है। स्थानीय स्वशासन के 2 स्तर है। कौन कौन से हैं? एक तो होता है ग्रामीण स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन, और दूसरा होता है वो होता है अपने शहरी स्वशासन। ये स्थानीय स्वशासन के 2 स्तर है, ग्रामीण स्वशासन और शहरी स्वशासन। देखो, इसको ग्रामीण स्वशासन में बोल दो या इसको अपनी भाषा में बोले तो पंचायती राज व्यवस्था ही बोल सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था, और दूसरा है अपने शहरी स्वशासन। अपने आज की वीडियो में जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, अपने ग्रामीण स्वशासन की या ये पंचायती राज व्यवस्था की। देखो, इसके बारे में अपने बात करते हैं, किस प्रकार से इसका प्रारंभ हुआ, जनक कौन था, किस प्रकार में इसका उल्लेख है, कहाँ इसका उल्लेख है, वो सारी चर्चा अपने डिटेल से करते हैं। पहली बात, जो ग्रामीण स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था है, इसका उल्लेख जो है वो संविधान की कौन सी सूची में है, जो राज्य सूची के जो विषय है, इन राज्य सूची के विषय में ग्रामीण स्वशासन का या पंचायती राज व्यवस्था का अपने यहाँ पर उल्लेख है। जबकि इसके दिशा निर्देश जो है, पंचायती राज व्यवस्था के जो दिशा निर्देश है वो अपने नीति निर्देशक तत्वों में मिलते हैं। और नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के कौन से भाग में है, भाग 4 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 40 जो है, इस अनुच्छेद 40 में ग्रामीण स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था के गठन का उल्लेख है। और अपने राजस्थान की अगर खास तौर से बात करें तो राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था का जनक जो है वो किसको मनाता है, बलवंत राय मेहता को मनाता है। बलवंत राय मेहता जो अपने गुजरात के सीएम थे, इन्होंने 1957 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसी रिपोर्ट के आधार पे अपने राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हो गए थे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जिनकी चर्चा अपने आगे विस्तार से करेंगे। अब देखो, यहाँ पे पूछते हैं कई बार कि ग्रामीण स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था है, इसका उल्लेख संविधान के कौन से संशोधन में है। तो 73वें संविधान संशोधन जो है, इस 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। देखो, इसका उल्लेख है 73वें संविधान संशोधन में, और ये किससे संबंधित है, 76वें संविधान संशोधन से है। तो ये 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है, और जिसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को भारत में कौन सा दिवस मनाते हैं, अपने पंचायती राज दिवस मनाया
जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल को जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इसीलिए 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे कई बार पूछ लेते हैं इसका उल्लेख कौन से भाग में है। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो भाग तो हो गया 9। अनुसूची अगर पूछ ले कि कौन सी अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है तो 11। और अगर अनुच्छेद पूछ ले अपने तो अनुच्छेद 243 कैसे लेके अनुच्छेद 243 अणे यहाँ तक जो है वो अपने किसका उल्लेख है, ग्रामीण स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। अब देखो अपने यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ जो है वो कहाँ से हुआ, कब हुआ। तो देखो प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ हुआ था पंचायती राज व्यवस्था का 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ से हुआ था? अपने जो राजस्थान में नागौर जिला है उस नागौर जिले में एक गांव है जिसका नाम है बगदरी गांव। यहाँ से इस पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। और पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ जब हुआ था उस समय अपने प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में मुख्यमंत्री थे अपने मोहनलाल सुखाड़िया। और अगर राजस्थान के राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ये कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री कौन था, राज्यपाल कौन था, उद्घाटन किसने किया था, कौन से जिले में किया था, कौन से गांव में किया था। तो अपने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में जवाहरलाल नेहरू ने, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ये अपने उस समय जब उद्घाटन हुआ था उस समय ये प्रशासन में अपने थे। अब देखो अपने जो राजस्थान जो है, इस राजस्थान विशेष की अपने बात करते हैं कि राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, कितने स्तर है, कहाँ पे कौन सा स्तर है, किस प्रकार के इनके अध्यक्ष होते हैं, कौन चुनाव करता है, कौन शपथ दिलाता है, ये सारी चर्चा अपने डिटेल से करते हैं। तो पहले इसको थोड़ा साफ कर देते हैं अपने। देखो अपने राजस्थान में जो ग्रामीण स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था है इसके कितने स्तर है? 3 स्तर है। देखो ग्रामीण स्तर पर गांव में तो होता है वो होती है ग्राम पंचायत। ब्लॉक या खंड स्तर पर जो होती है उसको बोलते हैं पंचायत समिति। और जिलों में जो होती है उसको बोलते हैं जिला परिषद। देखो अपने सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अगला पूछता है वो यहीं से पूछता है, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, चुनाव किस प्रकार से होता है, कौन सी पद्धति से होता है, कहाँ पर कितनी ग्राम पंचायत है, कितने जिला परिषद है, तो वो सारी चर्चा अपने करते हैं। तो देखो गांव में तो कौन सी हो गई ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिलों में क्या हो गई जिला परिषद। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ग्राम पंचायत कहाँ बनेगी। देखो उस गांव में बनेगी जिस गांव की आबादी कम से कम कितनी है, 3000 की आबादी होगी ना, वहां पर ग्राम पंचायत बनेगी। अगर मान लो किसी गांव में 3000 नहीं है तो 2 या 2 से अधिक गांव मिलकर भी है वो क्या बना सकते हैं, एक ग्राम पंचायत का गठन कर सकते हैं। पंचायत समिति के लिए न्यूनतम जो जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए, 1 लाख होनी चाहिए। और जिला परिषद के लिए न्यूनतम जनसंख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए, 4 लाख होनी चाहिए। ये एक इनका जनसंख्या का क्राइटेरिया है। इतनी जनसंख्या होने पर ही ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों का क्या होगा, गठन होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत की। इनको तीनों को अपने एक सारणी से एक साथ देख लेते हैं। देखो अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो ग्राम पंचायतें हैं वो वर्तमान में लगभग 9891 ग्राम पंचायतें हैं वर्तमान में, कहां पर, राजस्थान में। और पंचायत समिति की बात करें तो पंचायत समितियां हैं वर्तमान में लगभग कितनी, 295। और अगर अपने जिला परिषदों की बात करें तो अपने जिला परिषद कितनी है, 33 है, अर्थात हर जिले में एक जिला परिषद है। अब देखो यहाँ पर
ग्राम पंचायत जो होती है इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका एक तो होता है अध्यक्ष और एक होता है इसका उपाध्यक्ष। अध्यक्ष जो होता है वो तो होता है अपने सरपंच, और उपाध्यक्ष जो होता है उसको बोलते हैं उप सरपंच। अब यहाँ पर देखो, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत हो गई, अपने पंचायत समिति की बात करते हैं। पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है वो तो होता है प्रधान, और उपाध्यक्ष जो होता है उसको बोलते हैं उप प्रधान। इधर जो जिला परिषद है इसका अध्यक्ष जो होगा वो तो होगा जिला प्रमुख, और उपाध्यक्ष जो होता है उसको बोलते हैं अपने उप जिला प्रमुख। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो कैसे पूछते हैं, या तो इनके अध्यक्ष वगैरह पूछ लेते हैं, ये नॉर्मली बात है, कोई विशेष नहीं। यहाँ पर ये पूछते हैं कि इनका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो देखो अपने को एक ही ध्यान रखना है, अपने ये जो सरपंच है ना, ओनली इस सरपंच का चुनाव जो है वो कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब गांव के जो मतदाता होते हैं वो इनको चुनते हैं, और बाकी ये जितने भी है ना उप सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, इन सभी के चुनाव जो है उनका एक ही तरीका है, वो कौन सा है, अप्रत्यक्ष रूप से। इन सभी का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ओनली सरपंच एक ऐसा पदाधिकारी होता है, सरपंच एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जिसका चुनाव जो है वो गांव के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और कई बार पूछ लेते हैं इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो देखो योग्यताओं में इनकी उम्र पूछते हैं ज़्यादातर। उम्र इनकी 21 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 21 वर्ष इनकी उम्र होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आया कि उप सरपंच जो है इसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो देखो गांव के जो पंच होते हैं ना, एक तो वार्ड पंच जिनको बोलते हैं वो, और ये सरपंच जो है ये किसका चुनाव करते हैं, उप सरपंच का चुनाव करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं शपथ। इनको शपथ कौन दिलाता है? देखो सरपंच और उप सरपंच है, इनको शपथ दिलाता है आरओ। आरओ का मतलब हो गया रिटर्निंग अधिकारी। आरओ का मतलब क्या हो गया, रिटर्निंग अधिकारी। रिटर्निंग अधिकारी बोल दो या इसको अपनी भाषा में बोले तो हिंदी में पीठासीन जो अधिकारी होता है, इस पीठासीन अधिकारी के द्वारा सरपंच और उप सरपंच जो है वो इनको क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलवाई जाती है। अब यहाँ पे बात करें अपने प्रधान और उप प्रधान की, तो इनको जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी ये इनको शपथ दिलाता है, उपखंड अधिकारी, या अपनी भाषा में बोले तो एसडीएम। एसडीएम जो होता है वो इनको क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। अब है जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, इन दोनों को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, अपने जिले का जिला कलेक्टर। इन दोनों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, जिला कलेक्टर के द्वारा दिलाई जाती है। अब यहां पे पूछ लेते हैं ये त्यागपत्र किसको देते हैं। त्यागपत्र सरपंच और उप सरपंच जो है वो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं बीडीओ को। बीडीओ अर्थात विकास अधिकारी को। सरपंच और उप सरपंच जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे, बीडीओ को देंगे, अर्थात विकास अधिकारी को देंगे। जबकि यहाँ पे जो प्रधान है वो किसको देता है, देखो यहाँ पे ये तो दे रहा है किसको, बीडीओ को अर्थात विकास अधिकारी को। यहाँ पे जो प्रधान है ये प्रधान किसको देगा वो देखना, प्रधान देगा किसको, जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसे अर्थात जिला प्रमुख को। और उप प्रधान जो है वो किसको देगा, प्रधान को। समझ रहे हो। देखो यहाँ पर अपने ग्राम पंचायत जो होती है इसमें सरपंच और उप सरपंच जो है वो अपना त्यागपत्र बीडीओ अर्थात विकास अधिकारी को सौंपते हैं। और जबकि पंचायत समिति में जो प्रधान होता है वो तो अपना त्यागपत्र किसको देता है, जिला परिषद के जिला प्रमुख को। और उप प्रधान जो है वो किसको देता है, प्रधान को देता है। जबकि यहाँ पर देखो जिला परिषद जो होती है, इस जिला परिषद में जिला प्रमुख तो अपना त्यागपत्र देगा संभागीय आयुक्त को।
जो अपने संभाग होते हैं उन संभाग का जो आयुक्त होगा उसको, और उप जिला प्रमुख जो है वो अपना त्याग पत्र देते हैं, वो किसको देते हैं, जिला प्रमुख को। ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। एक और वापस देखते हैं अपने, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही त्याग पत्र जो है वो किसको देंगे, बीडीओ को अर्थात विकास अधिकारी को देंगे। यहाँ पे प्रधान देगा जिला प्रमुख को, उप प्रधान देगा प्रधान को। क्लियर है। यहाँ पे अपने जिला प्रमुख देता है संभागीय आयुक्त को, और उप जिला प्रमुख जो है वो किसको देता है, जिला प्रमुख को। अब देखो यहाँ पे कई बार पूछ लेते हैं कि यहाँ पर ग्राम पंचायत जो होती है उसमें प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, अर्थात सरकारी अधिकारी जो होता है वो कौन होता है। तो देखो प्रशासनिक अधिकारी की बात कर ले तो प्रशासनिक अधिकारी जो ग्राम पंचायत स्तर पे होता है वो होता है ग्राम सेवक, या जिसको अपने क्या बोलते हैं, ग्राम सचिव। ये अपने ग्राम पंचायत जो होती है, इस ग्राम पंचायत स्तर पर ये क्या होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। जबकि यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है बीडीओ, जिसको अपने क्या बोलते हैं, विकास अधिकारी। पंचायत समिति जो होती है, उस पंचायत समिति में जो प्रशासनिक अधिकारी होगा उसको क्या बोलेंगे, विकास अधिकारी। और यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको अपने सीईओ भी बोलते हैं, सीईओ भी जिसको बोलते हैं। ये इतनी बातें अपने कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की। देखो कार्यकाल देखते हैं इनका, थोड़ा इनको साफ कर लेते हैं अपने। देखो जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है इनमें ज़्यादातर कि कहाँ पे कितने ग्राम पंचायतें हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है, अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, त्याग पत्र किसको देते हैं, प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, ये सारी चीज़ें ये ज़्यादातर यहाँ से स्थानीय स्वशासन से अपने पूछी जाती है। अब देखो बात करते हैं इनके कार्यकाल की। देखो कार्यकाल जो है ना वो तीनों का ही सेम है। कितने वर्ष है, 5-5 वर्ष। चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे उप सरपंच हो, चाहे जिला प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, चाहे उप प्रधान हो, इन सभी का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। अगर सपोज करो कोई स्थान रिक्त हो जाए, कोई सीट रिक्त हो जाए, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है कि 6 माह के अंदर अंदर क्या होंगे, वापस उपचुनाव होंगे, और उपचुनाव के माध्यम से उस पद को वापस भरा जाएगा। अब बात करते हैं इनकी बैठकों की। बैठक देखो ग्राम पंचायत जो होती है, इस ग्राम पंचायत की बैठक जो है वो प्रतिमाह कितनी बैठक होती है, 2 बैठक होती है। प्रति माह कितनी बैठक होगी, 2 बैठक होगी। और उन बैठकों की खास बात यह है कि उन बैठकों में कितने दिन से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, 15 दिन से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हो गया हर महीने की 5 और 20 तारीख जो होती है उसको ग्राम पंचायत की क्या होती है, बैठक होती है। इसके अलावा ये ग्राम पंचायत जो है, इस ग्राम पंचायत की अनिवार्य बैठक भी होती है, और वो अनिवार्य बैठक जो है वो कितनी होती है, 6 होती है। ग्राम पंचायत जो होती है उस ग्राम पंचायत की 6 अनिवार्य बैठक भी होती है। वो 6 अनिवार्य बैठक कौन कौन सी है, देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। पहली तो है 26 जनवरी को, दूसरी है 1 मई को, तीसरी है अपने 8 सितंबर को, चौथी है अपने 2 अक्टूबर को, पांचवी है अपने 14 नवंबर को। देखो 26 जनवरी हो गई, 1 मई हो गई, 8 सितंबर, 15 अगस्त। ये 6 बैठक है ना, ये तो हर हालत में होनी है। ग्राम पंचायत की भी होगी और पंचायत समिति की भी होगी। ये 6 की 6 बैठक जो है वो तो क्या है, अनिवार्य है। लेकिन वैसे अगर अपने देखें तो प्रतिमाह बैठक कितनी होती है, 2 होती है, और उनमें कितने दिन से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, 15 दिन से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अर्थात 5 तारीख और 20 तारीख जो है वो एक प्रकार से फिक्स है। अब देखो ये 6 बैठक, ये 6 के 6 जो दिन है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अनिवार्य बैठक जो है वो कौन से दिन नहीं होती। अब जैसे मान लो 3 तो ये दे दे, 1 को या आपको 20 अगस्त दे दे,
तो ये सारे दिन देखो फेमस है। 26 जनवरी को गणतंत्र, 15 अगस्त आ गया, 8 सितंबर को महिला दिवस, 2 अक्टूबर को अपने गांधी जयंती है, और या 14 नवंबर को अपने बाल दिवस है, 2 अक्टूबर को अपने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन भी हुआ था। तो इस प्रकार से ये 6 तो अनिवार्य बैठक है, और प्रतिमाह कितनी बैठक होती है? 2 बैठक होती है। किसकी? ग्राम पंचायत की। जबकि पंचायत समिति जो है, इस पंचायत समिति की माह में या महीने में कम से कम कितनी बैठक होती है? महीने में कम से कम 1 बैठक होगी। जबकि जिला परिषद जो है, वो जिला परिषद की 3 माह में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? 1 बैठक होनी चाहिए। देखो ग्राम पंचायत की तो महीने में 2 बार, पंचायत समिति जो है इसकी महीने में 1 बार, और जिला परिषद जो है इसकी 3 महीने में 1 बार बैठक होनी चाहिए। यह है अपने कौन सी? ग्रामीण स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछते हैं, सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें कहाँ पर है? राजस्थान में अगर पूछ ले तो सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें राजस्थान में कौन से जिले में है? उदयपुर में है। और अगर पंचायत समितियों की अपने बात कर ले तो पंचायत समितियां जो है वो भी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? उदयपुर में है। कैसे होती है? कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? अध्यक्ष कौन होता है? उपाध्यक्ष कौन होता है? ये सारी बातें अपने हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था है, इस पंचायती राज व्यवस्था के गठन से संबंधित कुछ समितियां हैं। किस समिति ने क्या बात कही थी, उन समितियों की अपने बात करते हैं। देखो सबसे पहली अपने जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो समिति आती है, वो समिति है बलवंत राय मेहता समिति, 1957। देखो उनका टाइमिंग ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या करते हैं, ये 4 या 5 समितियां दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इन समितियों को क्रम से बताइए, या पंचायती राज व्यवस्था से जो संबंधित जो समितियां हैं उन समितियों को क्रम से बताइए। तो पहली समिति कौन सी आती है? अपने बलवंत राय समिति। देखो बलवंत राय समिति जो है, इसने अपने रिपोर्ट में क्या, ये बलवंत राय जो है ना, वो अपने गुजरात के क्या थे? मुख्यमंत्री थे, गुजरात के सीएम थे। और पंचायती राज व्यवस्था जो है, इसके ऊपर उन्होंने 1957 में अपने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कैसी होनी चाहिए? त्रिस्तरीय होनी चाहिए। अर्थात के कितने स्तर होने चाहिए? 3 स्तर होने चाहिए। और 3 स्तर कौन कौन से? जो अभी अपने बात की थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देना, बलवंत राय मेहता समिति के अकॉर्डिंग पंचायती राज व्यवस्था का गठन सबसे पहले कहाँ हुआ है? अपने राजस्थान में हुआ है। इसीलिए राजस्थान में बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर जो है वो अपने यहाँ कहाँ पर है? राजस्थान में। इसके अलावा इसने एक बात और कही थी कि जो जिला परिषद होती है, इस जिला परिषद का अध्यक्ष जो है वो जिला प्रमुख न होकर कौन होना चाहिए? जिला कलेक्टर होना चाहिए। ये 2 बातें इसने अपनी रिपोर्ट में जो अपनी समिति पेश की थी, अपनी रिपोर्ट पेश की थी, इसमें कही थी। पहले तो क्या कही थी कि पंचायती राज व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए? त्रिस्तरीय होनी चाहिए। और दूसरी कही थी कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिला प्रमुख ना होकर कौन होना चाहिए? जिला कलेक्टर होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी समिति की, क्रमबद्ध देखते हैं अपने। बलवंत राय मेहता के बाद में दूसरी समिति आती है अशोक मेहता समिति। देखो सन याद रखने का सीधा सा हिसाब है, यहाँ पे 1957 है, 20 जोड़ दो 1977। यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है? ब है, मतलब ब को पहले और ए को दूसरो। एक याद रखने के अपने अपने तरीके हैं, कैसे भी याद रख सकते हैं। अब देखो ये अशोक मेहता समिति है ना, इसने भी अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें इसने क्या कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, इस पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होना चाहिए? 4 वर्ष होना चाहिए। इसने ये कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था कार्यकाल 5 वर्ष ना होकर कितने वर्ष होना चाहिए? 4 वर्ष होना चाहिए। और पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कैसी होनी चाहिए? द्विस्तरीय होनी चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति कहती है त्रिस्तरीय होनी चाहिए, और ये क्या कहती है? अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय होनी चाहिए। और इस समिति को अपनाया भी है किस राज्यों ने? देखो इसको तो राजस्थान ने अपना लिया त्रिस्तरीय को, लेकिन अशोक मेहता समिति के आधार पर कुछ ऐसे राज्य भी है जहां पर जो
जो 3 स्तर ना होके स्तरों की संख्या कितनी है? 2 ही है। देखो कौन कौन से राज्य है अपने, गोवा है, मेघालय है, मिजोरम है अपने, इसके अलावा अपने सिक्किम है। ये ऐसे राज्य है जहां पर ग्रामीण स्वशासन जो है, इस ग्रामीण स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था जो है, इसके 3 स्तर ना होके कितने स्तर है? 2 ही स्तर है। अब बात करते हैं अपने अगली समिति की, वी के राव समिति। वी के राव समिति, इसका टाइमिंग था अपने 1985। वी के राव समिति, देखो इस समिति ने भी अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसने क्या कहा था वो देखना। इसने ये कहा था, देखो ये कह रहा है 3 स्तर होने चाहिए, ये कह रहा है 2 स्तर होने चाहिए, जबकि वी के राव समिति ये कहती है कि ना तो 2 स्तर होने चाहिए और ना ही कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। जबकि पंचायती राज व्यवस्था के स्तर कितने होने चाहिए? 4 स्तर होने चाहिए। ये कौन सी समिति कह रही है? वी के राव समिति कह रही है। और देखो 4 स्तर एक राज्य में है भी, कौन से राज्य में है? अपने असम। असम में जो पंचायती राज व्यवस्था है, उस पंचायती राज व्यवस्था के लिए कितने स्तर है? 4 स्तर है। और इसी वी के राव समिति जो है, इसने सबसे पहले SC ST के लिए पंचायती राज व्यवस्था में किसकी मांग की थी? आरक्षण की मांग भी की थी। देखो वी के राव समिति है, यही समिति है जिसने सबसे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए किसकी मांग की? आरक्षण की मांग की। और इसी वी के राव समिति ने सबसे पहले राज्य वित्त आयोग के गठन की बात भी कही थी कि राज्य वित्त आयोग का क्या किया जाए? गठन किया जाए। अब देखो ये राज्य वित्त आयोग क्या है? देखो जो पंचायती राज व्यवस्था होता है ना, उस पंचायती राज व्यवस्था की जो वित्तीय स्थिति होती है, उस पंचायती राज व्यवस्था की जो वित्तीय स्थिति होती है, उस वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर 5वें वर्ष किसका गठन किया जाए? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। ऐसी मांग किसने की थी? वी के राव समिति ने की थी। और ये अपने हुआ भी है। अपने राजस्थान में क्या है? राज्य वित्त आयोग है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर राज्यपाल को रिपोर्ट पेश करना। और ये राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए किया जाता है। और वर्तमान समय की अगर आपने बात करें तो वर्तमान समय में अपने 5वां राज्य वित्त आयोग है। 5वां राज्य वित्त आयोग अपने वर्तमान समय में कार्य कर रहा है, जिसका कार्यकाल 2015 से लेकर 2020 तक है। और इसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो इसकी वर्तमान में जो 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष है वो कौन है? ज्योति किरण है। ज्योति किरण वर्तमान में 5वें वित्त आयोग की क्या है? अध्यक्ष है। कई बार पूछ लेते हैं पहले वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष जो था वो था के गोयल। देखो वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 5वां राज्य वित्त आयोग चल रहा है, जिसका टाइमिंग 2015 से 20 और अध्यक्ष कौन है? ज्योति किरण। जबकि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? के गोयल। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। और जो पंचायती राज व्यवस्था की वित्तीय स्थिति होती है उसकी समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो राज्य वित्त आयोग है इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो देखो राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 243 आई में। आई बोल दो या इसके स्थान पर हिंदी में बोले तो झ जो है इसमें 243 आई जो है इसमें राज्य वित्त आयोग के गठन का उल्लेख है। तो देखो अपने कौन सी समिति की बात करे थे? वी के राव समिति 1985 में कितने स्तर की बात की? 4 की। और 4 स्तर वर्तमान में कहाँ पर है? असम में। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की मांग सबसे पहले इसी समिति ने की थी और राज्य वित्त आयोग के गठन की मांग भी सबसे पहले इसी समिति ने की थी। तो अपने 3 समितियां हो चुकी है। चौथी समिति की अपने बात करते हैं ML सिंघवी समिति। कब बनी? 1986 में। देखो 3 समितियां हो चुकी है। चौथी समिति जो आ रही है वो है ML सिंघवी समिति। ये अपने लिए खास है, अपने लिए मेन है। देखो मेन क्यों है?
अपने जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, इस पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है वो किस समिति की सिफारिश पर दिया गया? इसी एम.एल. सिंघवी समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और ये एम.एल. सिंघवी समिति है, इस समिति ने अपनी एक रिपोर्ट और पेश की थी। इसने ये कही थी कि किनका गठन किया जाए, अपने ग्राम सभाओं का भी क्या किया जाए, गठन किया जाए। देखो पंचायती राज, किसने यहाँ से ये पूछते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस समिति की सिफारिश पर दिया गया, तो एम.एल. सिंघवी समिति 1986 में जो बनी थी। और ग्राम सभाओं का जो गठन है, अपने जैसे राजस्थान की बात करें, अपने भारत की बात करें, तो भारत में अपने जो ग्राम सभाएं जो है, इन ग्राम सभाओं का गठन भी जो है वो कौन सी समिति के आधार पर हुआ था? एम.एल. सिंघवी समिति के आधार पर हुआ था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सबसे पहले ग्राम सभा का गठन कहाँ पर हुआ था? तो ग्राम सभा की अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले ग्राम सभा का गठन हुआ था अपने राजस्थान में, जो जयपुर जिला है, उस जयपुर जिले की पंचायत समिति है सांगानेर। और इस सांगानेर पंचायत समिति का एक गांव है जिसका नाम है मुहाना गांव। इस गांव में सबसे पहले ग्राम सभा का गठन हुआ था। और कब हुआ था? 26 जनवरी 1999 को भारत में सबसे पहले ग्राम सभा का गठन हुआ था। ये हो गई अपने 4 समितियां। 5वीं समिति जो आती है वो है अपने पीके थुंगन समिति। देखो पीके थुंगन समिति, इसका टाइमिंग अपने 1988। देखो 5वीं जो समिति है वो है पीके थुंगन समिति। इस समिति की खास बात क्या है? यह समिति पहली समिति है जिसने सर्वप्रथम किनके आरक्षण की मांग की? महिला आरक्षण की मांग की कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, इस पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए। यह मांग सबसे पहले कौन सी समिति ने की थी? पीके थुंगन समिति ने की थी। और इसी पीके थुंगन समिति ने यह कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, इस पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव जो है वो कितने वर्ष से होने चाहिए? प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होने चाहिए? चुनाव होने चाहिए। ऐसी मांग करने वाली समिति भी कौन थी? पीके थुंगन समिति थी। तो ये हो गए अपने, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये समितियाँ जो है इनका क्रम पूछते हैं कई बार, या इनके नाम जैसे लिख के सामने इनकी सन वगैरह दे देते हैं, वो अपने मिलान करवा सकते हैं, या क्रम पूछ सकते हैं, या पूछ ले कि वह कौन सी समिति है जिसने सबसे पहले SC/ST के लिए आरक्षण की मांग की, महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की, या पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की। तो ये चीज़ें जो है वो अपने को ध्यान देनी है। अब ये अपने स्थानीय स्वशासन में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो अपने पढ़ चुके हैं। अपने स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण स्वशासन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें अपने बात करेंगे शहरी स्वशासन की। ओके, दैट्स ऑल।